हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। आप सभी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम आपके एनटीपीसी के अच्छे से गए होंगे, चल रहे होंगे। बाकी हमारे और भी एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। तो एग्ज़ाम तो आ ही जाएंगे, वैकेंसी भी आ जाएगी। बस तैयारी हमारी अच्छी होती रहे, तैयारी हम अच्छे से करते रहें। एक न एक वैकेंसी में हमारा नाम पक्का मतलब जो है हमारा नाम पक्का ही होगा। तो वो बिल्कुल जो है आप उससे निश्चिंत रहें। बस हमें अपना फ़ोकस करना है, तो बस तैयारी पे फ़ोकस करना है। एग्ज़ाम जो भी आए उसमें आपका क्वालिफ़िकेशन अगर है तो बस अप्लाई करते रहें। ठीक है, तो हम लोग आज देखो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आरआरबी टेक्नीशियन जो कि कैटेगरी 30 के अंतर्गत आता है, फिटर की पोस्ट है और ये वर्कशॉप वाली पोस्ट है। ठीक है, तो इस वर्कशॉप वाली पोस्ट की मतलब क्या इसमें प्रमोशन कैसा होता है, क्या काम करना होता है, सैलरी कैसी होती है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि ये पोस्ट कैसी है। ठीक है। दूसरा हमारी जो कैटेगरी नंबर 1 मिनट। हम्म, तो करते हैं। हाँ, तो फिटर की पोस्ट एक तो कैटेगरी नंबर 30 पे है और 11 पे है। तो 11 नंबर पे जो हमारी पोस्ट है वो कैसी है, वो हमारी ओपन लाइन वाली पोस्ट है। तो आज हम लोग ज़्यादातर बात करने वाले हैं जो हमारी वर्कशॉप में फिटर की पोस्ट है उसके बारे में। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है अगर आपकी आईटीआई फिटर ट्रेड से है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी। लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं और आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग प्रमोशन की बात करेंगे। प्रमोशन कितने समय बाद होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, और प्रमोशन होने के बाद क्या हमारा काम चेंज होता है या फिर काम यही रहता है। अभी हम लोग काम की भी बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग टेक्नीशियन थर्ड से ज्वाइन हुए हैं तो 2 से 3 साल के भीतर 2 से 3 साल लगेंगे आपको, टेक्नीशियन 2 हो जाएंगे। फिर 2 से 3 साल आपको फिर लगेंगे, टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। कम से कम ये मान लो कि 3-4 साल से लेकर के और कहो आपको 6 से 8 साल तक लग जाएं, फिर आप बन पाएंगे सीनियर टेक्नीशियन। देखो, प्रमोशन चाहे कोई भी टेक्नीशियन हो, फिटर हो, कैटेगरी 30 हो, कैटेगरी हमारा 18 हो या कोई और हो, सबका लगभग प्रमोशन एक जैसा होता है। लेकिन कुछ जगहों पर जो कुछ छोटी जगह होती हैं, स्टेशन ज़्यादा छोटे होते हैं, उन जगहों पर आपका प्रमोशन डिले हो सकता है। बाकी सबका कोई सी भी कैटेगरी हो, आपका प्रमोशन लगभग एक जैसा होता है, एसएनटी वाले को छोड़ करके। उसमें भी थोड़ा मतलब प्रमोशन तो ऐसे ही होगा लेकिन थोड़ा वो टाइम का अंतर आ सकता है। ठीक है, बाकी सबका प्रमोशन इसी तरीके से होता है। सीनियर टेक्नीशियन को हम लोग एमसीएम भी बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा ग्रेड पे 1900 होता है, यहाँ पे हमारा ग्रेड पे 2400 होता है। और टेक्नीशियन जब बन जाते हैं तो हमारा ग्रेड पे 2800 हो जाता है। सीनियर टेक्नीशियन जब हम बन जाते हैं तो हमारा ग्रेड पे हो जाता है 4200, जो कि जेई का होता है। हम लोग जानते हैं कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है ये लेवल 2 की पोस्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड 2 लेवल 4 की पोस्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 हमारी लेवल 5 की पोस्ट है। सीनियर टेक्नीशियन यानी एमसीएम वाली जो पोस्ट है वो लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक ऐसे प्रमोशन हो जाता है। एक इस तरीके से हमारा एक प्रमोशन होगा। यहाँ तक ये तो कंफर्म है। यहाँ तक इसके बाद क्या होता है, डायरेक्टली आप जो है बिना प्रमोशन मतलब बिना कोई एग्ज़ाम दिए
बिना कोई फॉर्मेलिटी करवाए आप जेई नहीं बन पाते हो, ठीक है। क्योंकि सीनियर टेक्नीशियन ही जेई से ज़्यादा इसकी सैलरी हो जाती है। तो बहुत से लोग पसंद ही नहीं करते हैं कि हम जेई बने, जेई में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जेई बनने का फ़ायदा ये हो जाता है कि जेई से फिर हम एसएससी बन जाएंगे। सीनियर टेक्नीशियन से अगर हम जेई नहीं बने तो फिर हम सीनियर टेक्नीशियन में ही रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे हम सीनियर टेक्नीशियन हो गए और क्योंकि जेई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए क्या होता है कि हमसे कुछ ऑप्शन मांगे जाते हैं कि जो एमसीएम हैं वो जेई बनना चाहते हैं या नहीं। अगर चाहते हैं तो हम लोग एप्लीकेशन देते हैं, फिर हमारा पेपर ले लिया जाता है डिपार्टमेंटली, और जो है उसमें जितने लोग अप्लाई किए होते हैं उसमें से कुछ लोग, जितनी वैकेंसी होती है उनको ले लिया जाता है और जेई बना दिया जाता है। तो इस तरीके से आप जेई बन सकते हो, और नहीं तो फिर आप जेई नहीं बन पाते हो। उसके लिए आपको एलडीसी ही जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, एलडीसीई, ठीक है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो ये हमें देना पड़ेगा, इसके थ्रू जेई बनेंगे। या फिर जीडीसीई जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है। तो इन 2 एग्ज़ाम के थ्रू आप बन सकते हो। अपने आप से जेई बनना थोड़ा मुश्किल होता है, कुछ ना कुछ हमें एग्ज़ाम वगैरह देना ही पड़ता है। तो इस तरीके से आपका प्रमोशन होगा, और आप लेवल 6 तक पहुंचने में कम से कम आपको देखो, अगर ढाई ढाई साल मान लें, टेक्नीशियन ढाई ढाई साल, 2.5 आप यहाँ पे टेक 2 हो जाओगे, और फिर 2.5 साल अगर मान लें तो टेक आप कितना हो जाओगे, 1 हो जाओगे। तो 5 साल ये हो गए, 5 ही साल कम से कम और मानो, 10 साल में कहीं जा कर के आप लेवल 6 पे पहुँचोगे, 4200 ग्रेड पे पहुँचोगे, ठीक है। और एलपी में भी लगभग यही होता है कि लगभग 10-12 साल में जो है आप 4200 तक पहुँचते हो। उसमें भी 4200 से ज़्यादा पे प्रमोशन नहीं होता है, ठीक है। बाकी उसमें भी फिर हमें एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा सर प्रमोशन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, क्या सर प्रमोशन जब हो जाता है तो काम हमको यही करना पड़ता है? हाँ, बिल्कुल, काम हमारा यही रहता है। इन केस अगर हमारे जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई है वहाँ पे एम्प्लॉई है पर्याप्त नंबर में, और ऑफ़िस में कोई काम है, कंप्यूटर पे कोई काम है जो कि क्लर्क को नहीं है, तो आपको जो है वो अगर काम आता है तो आपको ऑफ़िस में भी काम दिया जा सकता है। दूसरा, अगर जेईई नहीं है और ज़रूरत पड़ रही है देख-रेख करने की काम को, है ना? तो उस केस में आपको काम को देख-रेख का, नोट करने का भी काम आपको दिया जा सकता है। और अगर आप सीनियर हो गए हों तो आपको लीडर एक बना दिया जाता है कि आप हर काम को देखेंगे, और जो है जेई की तरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वही काम आपका होगा, देखिएगा और काम को डिस्ट्रीब्यूट करिएगा जितना आपका स्टाफ है उन लोगों के बीच में, और उस काम पर नज़र रखिएगा, उस काम को करवाइएगा। तो ये हो जाते हैं। ऐसा कि मतलब हो सकता है, लेकिन हर एक के साथ ये चीज़ हो जाए वो ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, बाकी काम वही रहता है। तो इतना आप समझ गए। अब सर अगर हम काम की बात कर लें तो क्या काम होता है, फिर हम सैलरी की बात कर लें। काम चूँकि हम फिटर हैं, हाँ, आगे बढ़ने से पहले और बता दें, क्योंकि कैटेगरी 30 वर्कशॉप की पोस्ट है, तो वर्कशॉप में आपका इंसेंटिव होता है, ठीक है। तो इस पोस्ट में हमारा इंसेंटिव रहेगा, बोनस रहता है, जो सैलरी के अलावा हमको पैसा मिलता है, ठीक है, वो इंसेंटिव कहते हैं। तो वो यहाँ पे रहेगा। अब वर्क की बात कर लें, कितना काम होता है, जैसे कि यही गाड़ी अगर हम देख लें तो इसमें जितना फिटिंग का काम है, ध्यान से अगर देखेंगे तो ये नए चादर मतलब सीट लगी हुई है, इनको हम बॉडी पेच बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ पे ये बॉडी पेच जो है ख़राब हो जाते हैं, तो इनको फिट करवाने का काम, फिटिंग करवाने का काम किसका रहेगा? फिटर का काम ही होता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो एंगल से लगे रहते हैं, नीचे, बिल्कुल नीचे जो बॉडी पेज लगा, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, क्वालिटी बढ़ा लें। तो ये तो ऊपर की बात हो गई। तो ये सब फिटिंग का काम कौन करेगा? फिटर। फिटिंग की काम हो गया, उसके बाद वेल्डर वेल्डिंग करते हैं। आप ध्यान से देखें तो वेल्डिंग है, ठीक है। ये वेल्डिंग कौन करेगा? वेल्डर करेगा। अच्छा, वेल्डिंग करते समय भी फिटर साथ में होगा या कोई हेल्पर साथ में होगा? क्योंकि फिटिंग हो जाती है उसके बाद भी हमें कहीं कहीं पे गैप ज़्यादा होता है, स्पेस ज़्यादा होता है, उसको कम करने के लिए इनको ठोकना पड़ता है।
तो वो ठोकने का काम कौन करेगा? फिटर करेगा या फिर जो हमारे साथ में हेल्पर होगा वो करेगा। ठीक है, तो ये तो ऊपर का काम हो गया। बाकी नीचे सारा ब्रेकिंग सिस्टम होता है, पहिया लगा होता है, ट्रॉली लगा होता है, बहुत सारी सामान नीचे लगी होती है। तो वो सब सब काम जो फिट करना सब काम फिटिंग वालों का रहता है। उसको सामान जो नीचे गिरती है गिराने का भी, हालांकि गिराने का काम क्या है, वेल्डर क्या होता है, जो सामान कसी रहती है नीचे, तो वो पेज मतलब रिंच पाना लेकर के, ऐसा नहीं कि उसको खोल के निकाला जाए। होता क्या है, सब में नट बोल्ट लगे होते हैं या रिविट लगे होते हैं। तो सब वेल्डर जो होता है बत्ती चलाता है, जो आपकी आप एसिलीन गैस में जो हमारी बत्ती चलती है, तो उससे सब काट काट के जितने बोल्ट नट बोल्ट होते हैं सबको गिरा दिया जाता है, किसी को खोला नहीं जाता है। तो इतना मतलब वो है कि सारा काट दिया जाता है। अब काट देंगे तो वो चीज़ गिर जाती है ना? तो वो तो निकालने का, लेकिन कहीं पे कोई चीज़ निकालनी है, दूसरी डालनी है, तो वो फिटर का ही काम है। लेकिन ऐसे में जब वेल्डर काटता है तो वो सामान ऑलरेडी ही वो गिर जाती है। ठीक है, वेल्डर ही गिरा देता है। बहुत सी फिर भी कुछ ऐसी सामान होती है जिनको निकाल के रखना होता है, गिराना होता है, तो वो फिटर ही गिराएगा। तो ये बहुत नंबर ऑफ वैरायटी में जो वर्क हैं वो सब फिटर ही करता है, जितना गाड़ी में फिटिंग का काम है। ठीक है, हाँ, वैसे वीडियो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो हम वीडियो भी दिखा देते। तो गाड़ी में अभी समझ लो कि जितनी सामान, कभी गाड़ी पास से निकले आपके तो नीचे देखना कि जितनी सामान लगी होती वो सब फिटिंग का काम किसका है? फिटर वालों का है। बिल्डिंग का काम बिल्डर वालों का है। ठीक है, हाँ, तो काम आप समझ पाए, आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब हम सब क्या सैलरी की बात कर लें? बिल्कुल। ये चीज़ अगर आपको दिख पा रही हो, विजिबल हो रही, थोड़ा क्वालिटी यहाँ पे बढ़ा लेना। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, बेसिक पे इनका ज़रूर थोड़ा ज़्यादा हो गया, 21,700 हो चुका है, क्योंकि इनको ज्वाइन किए होंगे, थोड़ा टाइम हो गया होगा। तो हर साल एक बार इंक्रीमेंट लग जाता है, तो बेसिक पे हमारा हर साल बढ़ जाता है। ठीक है, तो इनकी टोटल देखो इंसेंटिव इनको मिला है 4,077। ठीक है, लगभग इतना बन जाता है। इनकी टोटल जो सैलरी बन रही है वो सर 45,029 बन रही है। ठीक है, डिडक्शन इनका थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इनका कहीं न कहीं लोन होगा। ईसीसी लिखा 16,000 करके इनका ये कट जा रहा है। ईसीसी ये एक हमारी सोसाइटी होती है, एक तरीके की बैंक होती है रेलवे की ही जुड़ी हुई, तो वहाँ से इन्होंने लोन लिया होगा। ठीक है, और इनका टोटल कट कटा के 23,000 कुछ आ जा रहा है। ठीक है, 45,000 आपका अगर आ रही है सैलरी, तो ये समझिए कि आपका 40,000 आराम से आ जाएगी कटने के बाद, अगर आपका भी लोन नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि इसमें एनपीएस वगैरह और थोड़े बहुत और चीज़ें कटती हैं, वो कट जाएंगी और इतना आ जाएगी आपकी सैलरी। ठीक है, इनकी 45 है, आपकी थोड़ी सी कम बनेगी, क्योंकि इनका थोड़ा ज्वाइन किए हुए इनको टाइम हो गया है। फिर भी ये मान लो कि 42 तक बन ही जाएगी। ठीक है, अगर आप 42 शुरुआत में आपकी नहीं है, शुरुआत में वही आपकी 40 के आसपास, 39-38 के आसपास बनेगी। ठीक है, शुरुआत में। तो ये हमने सैलरी की बात कर ली। ऊपर हम इनका कुछ दिखाए नहीं क्योंकि हमने कुछ हाइड नहीं किया है। बिल्डर हैं ये। ठीक है, हालांकि जो बिल्डर लिखा हुआ है और बिल्डर फिटर में कोई फ़र्क नहीं है, वर्कशॉप में है तो यही चीज़ें जो बिल्डर को मिल रही वही फिटर को मिल रही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई फ़र्क ही नहीं, डिफरेंस नहीं है कि हम लोग सभी लोग साथ में रहते हैं, रोज़ देखते हैं। हाँ, तो इसलिए विश्वास करिए कोई फ़र्क नहीं है बिल्डर और फिटर में, दोनों को एक जैसी सैलरी मिलती है। ठीक है, तो ये समझ गए आप। आगे बढ़ें फिर, और क्या चीज़ बची है? पोर्शन की बात हो गई, सैलरी वर्क की बात हो गई, पोस्ट कैसी है, वर्कलोड कैसा है पहले ये, फिर उसके बाद बताएंगे पोस्ट कैसी है। वर्कलोड कैसा है सर यहाँ का वर्कशॉप का? देखिए, वर्कलोड ज़्यादा नहीं है। होता क्या है वर्कशॉप में, बहुत जगह खैर यही होता है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा नहीं भी होता है। ज़्यादातर जगहों पे क्या होता है कि एक टारगेट रहता है, आपको इतना काम करना है, तो हम लोग उस काम को चाहते हैं कि 8 घंटे से पहले कर दें और घर पे चले जाएँ। तो ऐसे में थोड़ा जल्दबाज़ी करते हैं तो वो ज़्यादा लगता है, कभी-कभी, वो भी कुछ जगहों पर, हर जगहों पर नहीं भी लगता है। तो हम ओवरऑल यही कहेंगे वर्कलोड ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पोस्ट कैसी है? पोस्ट बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वैगन रिपेयर वर्कशॉप है। वैगन रिपेयर वर्कशॉप जहाँ पे मालगाड़ी बनती है, यहाँ पे ज़रूर थोड़ा बहुत काम ज़्यादा होता है,
बाकी जब सवारी गाड़ी बनती है वहाँ पे उतना ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन जब सवारी गाड़ी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे इंसेंटिव हो ही हो, लेकिन मालगाड़ी जहाँ पे बनती है वहाँ पे ज़रूर होता है, ठीक है। हालाँकि सवारी गाड़ी में भी होता है, लेकिन कहीं-कहीं पे जहाँ पे बहुत काम कम है वहाँ पे कहीं-कहीं पे नहीं भी होता है, ठीक है। तो गारंटी नहीं कि हर जगह इंसेंटिव हो, ठीक है। लेकिन मालगाड़ी जहाँ-जहाँ बनती है वहाँ तो होता ही होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा काम ज़्यादा ही होता है, ठीक है। काम कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड रहे, ठीक है। तो इस चीज़ से बेफ़िक्र रहिए, बढ़िया पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे कि आपको लगता है कि कहीं वर्कशॉप में आप जॉइन हुए, काम ज़्यादा है, तो आप म्यूचुअल लगा कर के स्टेशन पे चले जाओ, सीएनडब्ल्यू में चले जाओ। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हमारी कैटेगरी 30 की है, तो क्या कैटेगरी हम नंबर 11 में चले जाएँगे, यानी सीएनडब्ल्यू में चले जाओ? बिल्कुल कहीं भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि हमने सारी चीज़ें आपको बताई, प्रमोशन वगैरह, कुछ छूटा नहीं होगा। अगर फिर भी कुछ छूटा है तो कमेंट सेक्शन बना है, वहाँ पे ज़रूर कमेंट करना, हम ज़रूर वीडियो लेकर के आएँगे। और ये भी वीडियो हमने किसी के कमेंट करने पे ही बनाया है, ठीक है? तो वो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जैसी आपकी ज़रूरत है मैं ज़रूर आपकी जो है लगता है कि वीडियो बनाना है तो मैं ज़रूर बनाता हूँ। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।